नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, भौतिकी का क्षेत्र तथा महत्व। तो देखिए, भौतिकी का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। यानी भौतिकी आज जहाँ पहुँच चुकी है, आज की बात कर रहे हैं कि इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक स्तर पर फैल गया है। हम भौतिकी से निर्माण की हुई चीज़ों का उपयोग हमेशा कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि अब ऐसी आदत लग गई है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। चलिए, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है भौतिकी का जो क्षेत्र है, जैसे समझ लीजिए कि भौतिकी का निर्माण जो होना शुरू हुआ मैकेनिक्स में, या जो छोटी छोटी चीज़ों थी, जैसे विद्युत धारा हुआ, आवेश हुआ, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, लाइट्स, ठीक है, साउंड, यानी ये पूरा एक एरिया जहाँ पे भौतिकी के बारे में ये शाखाएं भी हैं। लेकिन जैसे भौतिकी का क्षेत्र होने का मतलब ये है, जैसे आप एक घर हैं तो आप घर में रहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मेरे लिए घर एक क्षेत्र की भांति है, मैं उसमें जिसमें रहता हूँ। उसी तरह से कहाँ कहाँ भौतिकी अप्लाई होती है, तो टर्म किसी भी वस्तुओं के ताप में, आवेशों में विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो हमें जानने की इच्छा होती है कि भाई इसमें कैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, यानी इसका जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है। अगर ये इसका जो अध्ययन सिस्टम है कि एक और चीज़ की भौतिकी के बारे में, भौतिकी से ज़्यादा संभव चीज़ की हम ये जान पाए कि इस ब्रह्मांड में सबसे छोटी चीज़ क्या है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो यूँ कह लीजिए कि भौतिकी का जो क्षेत्र है पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, लेकिन हम जानते अभी बहुत थोड़ा है, क्योंकि हम धरती पर ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं का एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम वहाँ तक तो अभी गए नहीं हैं। रियल बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सूर्य हैं जिनकी टेम्परेचर, जो हमारा सूर्य है वो पीला सूर्य है, या आप रेड ज़्यादा बोल सकते हैं, पीला रेड का मिक्सचर। पर ऐसे भी सूर्य हैं जिनका यानी उसका इतना टेम्परेचर अधिक होता है। अभी जो हमारा सूर्य है उसका टेम्परेचर बहुत कम है। इस ब्रह्मांड में ऐसे भी सूर्य हैं जिनका जो टेम्परेचर है ना वो इतना अधिक है कि जो उनसे लाइट निकलती है एकदम वाइट कलर का निकलता है। तो अगर हमें उस सूर्य के बारे में कुछ जानना है, वैसे तो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, टेलीस्कोप द्वारा लोग देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये सत्य तो है कि ब्रह्मांड है तो कुछ न कुछ संभावनाएं हैं मिलने की, ठीक ना। तो उन पे कुछ अलग ग्रह होंगे, वहाँ पे भौतिकी का जो सिस्टमेटिक चीज़ें होगा कैसे होगा। लेकिन एक चीज़ है कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ बने होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होंगे, वो शर्त है कि उनका नाम वहाँ कुछ और। भाई हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं अपने अर्थ पे, पर वो लोग क्या बोलते हैं, यही तो बोलते नहीं होंगे, क्योंकि वो तो भाषा नहीं होगी उन लोगों के पास जो हमारे पास है, ठीक है। और भाई महत्व के बारे में तो बात ही क्या करना है। एरोप्लेन से लेके ट्रेन तक, बस से लेके कार तक, आप जिस मोबाइल से भी पढ़ रहे होंगे वो, आपके घर में बिजली बढ़ रही हो, ये सब भौतिकी के देन है। यानी ये भौतिकी अगर नहीं होता तो शायद ये जो सुविधाएं आपके पास हैं ये बिल्कुल नहीं होती। तो आप इस, वैसे आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें लिखा हुआ है, तो ज़्यादा विस्तृत नहीं जाएंगे, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, किताब उठा के पढ़िए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ये आपको समझाना है। फिर भी ये जान लीजिए, कह रहा भौतिकी का विभिन्न शाखाएं, तो भौतिकी को जो है ना दो हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। भौतिकी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक चिर सम्मित भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है ना 1900 से पहले की जो फिजिक्स के बारे में जो खोजी हुई, यानी उससे पहले जिन टॉपिक पे बात किया जाता था उनको किसमें रखा गया, चिर सम्मित भौतिकी में। और जो 1900 के बाद, ऐसे क्लियरली नहीं कह सकते कि 1900 के बाद, कुछ तो एक्सपेरिमेंट 1900 के बाद हुए, लेकिन वो चिर सम्मित का ही भाग है, तो किताबों में दिया है, ठीक ना। लेकिन समझने वाली बात है कि भाई आधुनिक जो फिजिक्स है
आधुनिक जब फिजिक्स समझाया जाएगा तो आप यूँ समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे ज़्यादा, ठीक ना, क्योंकि पहले क्या था, उतना एक्सपेरिमेंट नहीं था, एक हाइपोथेसिस थी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी गैलीलियो साहब ने बहुत समय पहले, न्यूटन साहब ने एक हिस्सा में कह सकते हैं कि 1900 से पहले की चीज़ें आपका चिरसमझ भौतिकी में आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि 1900 के बाद हुए हैं कुछ चीज़ें, ठीक ना। हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बाद में बच्चे कहोगे कि इसका तो खोज बाद में हुआ, इसको कहानी मॉडर्न फिजिक्स में रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक लमसम परिभाषा नहीं है, ये बस बता दिया जाता है। तो अब क्या है, तो चिरसमझ भौतिकी को भी अन्य पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। पहला उसका था सामान्य भौतिकी, क्लासिक जनरल फिजिक्स, और दूसरा था उष्मा, तीसरा है आपका ध्वनि, चौथा है लाइट, पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, और छठवां है चुंबक। ये क्लासिकल फिजिक्स को इतने पार्टों में बांटा गया है, 5। एक बार फिर से सुन लीजिए, जनरल फिजिक्स, सामान्य भौतिकी, हीट उष्मा, साउंड ध्वनि, लाइट प्रकाश, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, और मैग्नेटिज्म चुंबकत्व। और उसमें से भी जो जनरल फिजिक्स है उसको भी 2 पार्टों में बांट दिया इसने, 2 पार्टों में, मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये था क्लासिफिकेशन, यानी ब्रांचेज ये फिजिक्स के। तो अब देखिए, जो जनरल फिजिक्स है जिसमें 2 पार्ट हैं, यांत्रिकी और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यांत्रिकी में हम क्या पढ़ते हैं कि यांत्रिकी में हमारे आसपास जो भी वस्तु है, रिलेटिविटी, मोशन है, ज्यादातर मोशन की बात करता है। 2 चैप्टर से लेकर के ग्रेविटेशन तक केवल मोशन, यानी यांत्रिकी में कोई भी वस्तु विभिन्न प्रकार की गतियों, यानी गतियों में मूव करते रहते हैं, तो उन विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में अध्ययन करना है इस यांत्रिकी में। पहला है, दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 2 चैप्टर के अंतर्गत तीनों को ले लिया है। फिर उसमें फैक्टर है, यानी कोई भी गति जब होती है तो सदिश दिशा के साथ जब होती है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में है भाई सर्कल मोशन है, वृत्तीय गति, रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास एक पार्ट है रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। फिर आपका ग्रेविटेशनल है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में हमें बस मोशंस के बारे में पढ़ना है। फिर है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है उस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका था उष्मा, हीट। तो हीट में आप जानते करते हैं कि आग से रिलेटेड चीज, आग में जब कोई भी चीज गर्म करते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, आग से हम क्या क्या चीजें इनका निर्माण कर सकते हैं। भाई आग, वाष्प की वजह से तो जेम्स वाट ने इंजन, रेलवे इंजन बना दिया, ठीक है ना। तो आग की देन है, तो आज विद्युत धारा, सॉरी, रेल पटरियों पर दौड़ रही है, ठीक है। तो उष्मा का हुआ। ध्वनि, भैया बोलते हैं तो भाई लोग एक हमेशा कुछ न कुछ आवाजें निकालते हैं, तो ये लोगों के भाई दिमाग में था, तो इसको एक अलग पार्ट। और ये इंपॉर्टेंट है वेव, क्योंकि इसमें वेव कंसेप्ट को समझना है आपको। तो वेव कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना चाहें तो। पढ़ना चाहेंगे क्या, पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है इस चीज को पढ़ने। और भविष्य में भी इसका आने वाले, जैसे आप इंटर के बाद अब इंजीनियरिंग करते हो तो मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न साइंस लेकर पढ़ो, या यूं कह लो कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ो, तो बहुत भविष्य इसका आगे है, उज्जवल है। लाइट आप क्लास 10 में बहुत पढ़ चुके हो, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। विद्युत धारा भी पढ़े हो, विद्युत धारा डेली अपने आसपास देखते हो, तो हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो जब पढ़ाई जाएगा, ये तो सेकेंड ईयर का पार्ट है वैसे, लाइट, विद्युत, चुंबक, ठीक है, ये सब सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आपको मैकेनिक्स
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड साउंड, यही 4 को पढ़ना है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के पार्ट हैं। अब जो से नेक्स्ट पार्ट था भौतिकी का, ये है आपका आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको 1900 से बाद का मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ना इसको भी कुछ हिस्सों में बांट दिया गया है। वैसे मॉडर्न फिजिक्स में कुछ हिस्सों नहीं, हिस्सों में उसका चैप्टर है अलग अलग, कह सकते हैं एक क्रम वाइज चैप्टर। पहला इलेक्ट्रॉनिकी मतलब इसमें हम ये जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ के कण है वो किन किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, या परमाणु किस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर है परमाणु भौतिकी, यानी परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद है नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, यानी अब नाभिक के अंदर क्या क्या है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर है कण, पार्टिकल फिजिक्स। वैसे पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बहुत कम दिया है इसमें, ठीक है, आपके क्लास 12 में। हाँ, क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और नैनो फिजिक्स आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक और चीज है कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम ज्यादा बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको उसी समय अच्छे से समझ में आएगा जब उस समय पढ़ाया जा रहा होगा। वरना आपने क्लास 9th में एटॉम के बारे में पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही शुरू होता है ये सब, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी कहाँ से आया, लोगों के ये सोचने पर क्यों मजबूर हुए कि भाई ये इसका जो संरचना है ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने दूरबीन लगाया और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देख लिया परमाणु के अंदर मूव करते हुए, बीच में नाभिक है, ऐसा नहीं हुआ कभी। यानी उसको यहाँ तक व्याख्या करने, ये बात बोलने के लिए कई वर्ष गुजर गए। चलिए, आपको इन छोटे छोटे बातों का भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्लासिफिकेशन का। तो अब इस क्लासिफिकेशन रहने देते हैं, आप नोट से लिख लीजिएगा। अब आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, या आप इसको बोल सकते हैं भौतिकी की तकनीक। जैसे कोई थियरी बनती है, वैसे आपने क्लास 9th में एक थियरी पढ़ रखी होगी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, इसी एग्जाम्पल हम बात करेंगे, इसी एग्जाम्पल पर बात करेंगे। उससे पहले था जे थॉमसन, उससे भी पहले था डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, उससे भी पहले कर्ण मुनि साहब थे। एक टॉपिक उठा रहे हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, लेकिन ये आपने पढ़ रखा है इसलिए इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे वैज्ञानिक विधि का मतलब ये है कि अगर रदरफोर्ड साहब ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था, नियम लिखे थे, तो भाई वो नियम कैसे लिखे उन्होंने। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो क्या आप कहोगे कि उन्होंने कॉपी और कलम उठाया और लिख दिया होगा अपनी मर्जी से? तो क्या ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो विदाउट एक्सपेरिमेंटल लिखी गई हों। विदाउट एक्सपेरिमेंटल जो लिखी गई थी वो गलत साबित हो चुकी हैं पहले से ही। ठीक है, तो क्या इसके लिए क्या चीजें हैं? साइंटिफिक जो चीज इसकी परिभाषा आपके बुक में है, तो किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से एक्सपेरिमेंट करना, फिर परीक्षण करना, फिर उन परीक्षणों का परिकल्पना, हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाना, और उन परिकल्पनाओं का भी परीक्षण करके तब उसे अंतिम रूप में सिद्धांत कह देना, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहलाती है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप हैं। पहला क्रमबद्ध परीक्षण, दूसरा परिकल्पना का निर्माण, और तीसरा परिकल्पनाओं का परीक्षण या प्रयोग, और चौथा निष्कर्ष या अंतिम सिद्धांत। ठीक है, तो बात करते हैं क्रमबद्ध परीक्षण का। उससे भी पहले अभी एक क्वेश्चन पूछा,
उससे भी पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछा कि आखिर रदरफोर्ड को ये कैसे पता चला कि भाई जो परमाणु होता है उसके बीच में ही नाभिक होता है। तो आइए बात करते हैं, जे थॉमसन से बात करते हैं। उससे भी पहले जे थॉमसन से पहले की बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसमें क्या होता है ना, किसी धातु के प्लेट पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उन धातु के प्लेटों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। और इस प्लेट को किसी तार के माध्यम से ले जाते हुए विद्युत बल्ब जो भी जोड़ना है बीच में, आप दो प्लेट बीच में रख देते हैं और एक प्लेट पे लाइट डालते हैं, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ये इलेक्ट्रॉन बीच में गैपिंग है और इस गैपिंग के बीच में भी विदाउट तार का इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगता है। वो निर्वात के अंतर्गत रखा जाता है, उस ट्यूब के अंतर्गत रखा जाता है दोनों प्लेटों को। तो ये सोचने वाली बात थी कि ये आखिर इसमें विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था। उससे भी पहले कैथोड किरणों के बारे में एक्सपेरिमेंट हो चुका था, ठीक। तो यहां एक अजीब बात ये थी, कैथोड किरणों का एक्सपेरिमेंट शायद पहले हुआ है, ये दिमाग पे हमारे सन नहीं चढ़ रहा है। चलिए आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, सेकेंड चैप्टर में केमिस्ट्री के उसी में है। मैं बस समझाने के लिए लिया हूं, इसलिए टॉपिक पर उसको गहन से नहीं देखा। तो बात करते हैं कि जब एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि दो प्लेटों के बीच, ये ट्यूब आपको देखे होंगे क्लास 9 में, यहाँ ट्यूब था और यहाँ बैटरी, बहुत बड़ी बैटरी के साथ जोड़ा जाता था और इसके बीच विभवांतर जब उत्पन्न होता था तो इसमें विद्युत धारा, इसमें से लाइट निकलने लगती थी। आपको ये पढ़ाया गया होगा। तो वहां पे अभी इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ नहीं था। बात समझिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था। केवल पता था कि इस दुनिया में सबसे जो छोटा कण होता है वो होता है परमाणु। किसके सिद्धांत पर? डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत पे। उससे पहले बिल्कुल पता नहीं था। पर हम उस समय बहुत ही अचंभित, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, हम तो पैदा ही नहीं थे, तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही अचंभित थे कि भाई अगर परमाणु सबसे छोटा कण है और अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता और अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहता था, एक नियम लिख के गए थे, वो मर गए थे 1803 या 11 के समय। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये लोगों के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन उत्पन्न किया जो उस समय बहुत ही विचित्र था। भाई अगर 100 साल से किसी थियरी को आप पढ़ते आ रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो उस थियरी की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार था। अगर आप ही सोचिए, अगर कोई कहे भाई इस परमाणु से छोटा कोई कण नहीं है और परमाणु एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, अगर किसी पदार्थ के अंदर होते हैं तब, तो आप ये बताइए कि जब इसमें विभवांतर हम लगा रहे थे, विभवांतर का मतलब एक बल कह सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी विभवांतर का कंसेप्ट पता नहीं होगा, वैसे आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक समझा दे रहा हूं। एक खिंचाव बल किस पर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों पर आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन उस समय नहीं पता था। फिर भी वो बल अप्लाई होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने कब जाना? भाई न्यूटन पैदा हो गए तब। क्या उससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता था? लगता था। उसी तरह से यहां पे जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं विभवांतर वाला, वो पहले से भी लगता था, बशर्ते हम जाने बाद में। तो जब यहाँ पे विभवांतर अप्लाई हो रहा है तो यहां हमने देखा कि इसमें से कुछ प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो एक बात था कि भाई प्रकाश की किरणें क्यों निकल रही हैं? परमाणु तो अविभाज्य है, टूट नहीं सकता अपने, तो ये क्या है? तो जे थॉमसन ने कहा कि ये जो डाल्टन साहब परमाणुवाद का सिद्धांत है वो गलत है।
परमाणु के अंदर भी कोई छोटी चीज है, परमाणु के अंदर भी क्या है, कोई छोटी चीज है। तो कुछ समय बाद ही जे थॉमसन ने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है, वो जो उसका उस पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। एक और बात बता देते हैं कि कैथोड किरणों की आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, किसी चीज का छाया बनाता है अपने मार्ग में और रख दिया जाए, पीछे छाया बनाता है, व्हील पकड़े तो उसे घुमा दिया जाता है। ये कई वो अलग अलग साइंटिस्ट इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कहने का मतलब ही है कि अगर वो प्रकाश की किरण निकल रही है तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब वो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसी एक साइंटिस्ट ने बता दी। नहीं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसकी एक अलग अलग प्रॉपर्टी ज्ञात किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये कैसा प्रकाश की किरण है। ठीक है, वो जानना चाहते थे कि ये जो सूर्य का प्रकाश आता है वैसा प्रकाश का किरण है या कुछ और है। तो उन्होंने बहुत अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक ना, जैसे एक साइंटिस्ट ने हिलपट्टी रख के देखा था, भाई देखा कि ये प्रकाश की किरण उस हिलपट्टी को घुमा दे रही है। तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, आप दिन भर सूर्य के प्रकाश में एक हिलपट्टी रख दीजिए, क्या वो घुमा पाएगा? नहीं, कभी नहीं घुमा सकता। पर उस वाले लाइट ने जो वहां पे निकल रही थी उसने उसको घुमा दिया। तो आप ये बताइए उसमें क्या है? कोई चीज एक घिरनी को कैसे घुमा सकता है? एक प्रकाश नहीं घुमा सकता ना, पर वहां घुमा रहा था। तो आप ये बताइए कि वो क्या संभव है, क्या हो सकता है? आप सोचिए, मैं नहीं बताया। आप वीडियो को रोक के सोचिए जरा। अगर एक कोई चीज, एक लाइट जो निकल रही थी और एक व्हील पट्टी को घुमा रही है, मैं इस वाले वीडियो में इसका एनिमेशन लगा दूंगा, आपको ये और अच्छे समझ में आएगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर एक व्हील पट्टी घूम रही थी तो आखिर क्यों घूम रही थी? अगर उस कैथोड किरणों की मार्ग में अगर कोई चीज अवरोध रखा जाता तो उसका पीछे छाया बनाता था, तो आखिर क्यों बनाता था? और भी सब बहुत सारे कहने हैं कि जब चुंबक लाते थे उसके नजदीक तो विक्षेपण दर्शाता था, यानी एक आकर्षण और प्रतिकर्षण दर्शाता था, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये चीजें क्यों हो रही है? अगर प्रकाश में आप चुंबक ले जाओगे तो प्रकाश मुड़ता हुआ दिखाई देता है क्या? नहीं ना, तो फिर वो मुड़ रहा था। तो जे थॉमसन समझे कि ये तो कुछ अलग चीज है, प्रकाश है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये छोटा कण है, परमाणु से भी छोटा कण है। नाम उस समय नहीं रखा, बाद में रखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो प्रोटॉन की भी बाद में खोज हुई। भाई सोचे कि अगर परमाणु, देखे एक चीजों ने दूसरे चीज को जन्म दे दिया। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि कोई भी पदार्थ लेते हो तो आवेशित नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो आवेशित था। तो उसी समय भाई सोचे कि अगर ये एक आवेशित है, इस पर कोई आवेश है, तो एक ऐसा अन्य पदार्थ होगा जो इसके आवेश को कंट्रोल करता होगा। तो जो प्रोटॉन वाला सिद्धांत था वो पहले ही जन्म चुकी थी, बस उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना था, तो उसका भी खोज हो गया। तो अब कैथोड रे से आगे आते हैं। तो जे थॉमसन ने भाई बोला कि ये अगर परमाणु के अंदर से निकल रहे हैं तो ये परमाणु के अंदर कहां कहां होंगे? जाहिर सी बात है ना, एक घर है, घर में अगर 5 लोग हैं, तो अगर हम बाहर हैं, हमको 5 लोग अंदर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, अंदर वाले, तो हम एक परिकल्पना करते हैं 5 कहां कहां हो सकते हैं। 4 का नाम होगा, एगो बीच में होगा। अब ये तो हमारी हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, रियलिटी में होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब जे थॉमसन ने उस चीज को परिकल्पना में गढ़ने जैसा काम करना शुरू किया, यानी क्रमबद्ध प्रेक्षण। कैथोड किरणों का क्रमबद्ध प्रेक्षण हुआ, पहले फोटो इलेक्ट्रिक का प्रेक्षण हुआ। उन सारे प्रेक्षणों को लेते हुए जे थॉमसन ने क्या किया भाई, बनाया एक हाइपोथेसिस कि आखिर वास्तविक में परमाणु कैसा होना चाहिए। देखो डाल्टन साहब तो पहले गलती बना के जा चुके थे। ठीक है,
तो अब क्रमबद्ध बहुत सारे परीक्षण हुए कैथोड किरणों को लेकर, तो बाद में भाई इलेक्ट्रॉन का फिर प्रोटॉन का कंसेप्ट आया। न्यूट्रॉन का तो बहुत बाद आया है 1932 में, जब पूरा परमाणु मॉडल बन चुका था। ये भी एक बहुत मजेदार चीज है, जब इस टॉपिक पर आऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये पूरा तैयार हो गया था। नील्स बोर अपना दे चुके थे पूरा परमाणु सिद्धांत 1911-12 में ही उन्होंने दे दिया, पर 1932 में तो ये न्यूट्रॉन की खोज हुई। आपको मजेदार चीज नहीं लगता? बताऊंगा इसके बारे में भी। ये जो सन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा समझने में। सन तो कभी पूछता नहीं है बोर्ड में, मैंने कहा ना साइंस को जिसको समझना है उसके लिए मजेदार है, वरना तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ोगे ना तो कौन कौन सा एग्जाम में आएगा। अगर जिनको एग्जाम के लिए कल पढ़ना होगा तब, नहीं तो जिनको फिजिक्स को उस फिजिक्स की वजह समझना है जो लाइफ पीछे गुजर चुकी हैं, तो सन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाम और देश, क्योंकि ज्यादातर फिजिक्स की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के आसपास हुई है, एक दूसरे को हराने के लिए। कह सकते हो आविष्कार ही आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है। उस समय लोगों को बम बनाना था, इसलिए अलग अलग तरह की फिजिक्स, अलग अलग की टेक्निक खोज रहे थे। ठीक है, बात छोड़ो उसका। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाना शुरू किया एटम के बारे में, यानी पहला क्रमबद्ध परीक्षण उन्होंने पूरा किया। मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि ये चारों चीजों को आसानी से समझ जाओ। परिभाषाएं वहां आपके नोट्स में लिखी हैं, पर एग्जाम्पल तो नहीं लिखे। मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। परिभाषा फिजिक्स बिल्कुल नहीं हुई, यानी परिभाषाओं पर पूरे फिजिक्स को आप डिपेंडेबल नहीं बना सकते। वो एक छोटा माध्यम है जो इसको समझाने का प्रयास करता है। पर अगर किसी चीज को समझना है, जैसे तो पहले अगर किसी चीज को समझना है तो आप एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके इसमें भी समझा देते हैं। जैसे एक आदमी से आपको मिलाते हैं और एक आदमी उस आदमी के बारे में, जिससे मिलाया गया उसके बारे में एक दूसरा आदमी बहुत ही कुछ बातें बता देता है। आप उसे सही मान लेंगे, कहोगे कि हाँ अगर बोल रहा तो सही बोल रहा होगा। हाँ, दोनों संभावनाएं हैं, सही भी बोल रहा होगा, गलत भी बोल रहा होगा। अगर लेकिन आप उसे काम करते हुए देखें विदाउट बात किए, तो आप उसे उसके वास्तविक रूप से भेंट कर पाएंगे। तो सेम चीज वही मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। परिभाषाएं उसके बारे में थोड़ा चीज बताती हैं, लेकिन एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है, तो अब परिकल्पनाओं का निर्माण। तो जे थॉमसन ने सोचा कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब कंसेप्ट आ गया तो सोचे कि भाई ये परमाणु के अंदर कैसे होगा। तो उनके दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा था बहुत दिनों से। तो एक दिन तरबूज खा रहे थे। अब तरबूज खाते खाते ये दिमाग में आया, ये तो जैसे जैसे तरबूज के अंदर जो बीज है ना वो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी आवरण है और जो रेड वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा प्रोटॉन है। इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने, बस लिख दिया। एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं। ये तीसरा और चौथा बिल्कुल नहीं किया, मतलब ये तीसरा वाला। उन्होंने परिकल्पना बनाई, अब परिकल्पना को डायरेक्ट निष्कर्ष मान लिया उन्होंने। एक हाइपोथेसिस बनाया उन्होंने। हाइपोथेसिस के बाद परिकल्पना का परीक्षण नहीं किया कि जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो डायरेक्ट उसको निष्कर्ष घोषित कर दिया। वही नियम बन गया जे थॉमसन का, पर ज्यादा चला नहीं, 3 साल में ही फ्लॉप कर गया। 3 साल में जब परिकल्पना वो बना है तो इसका परीक्षण करना शुरू किया रदरफोर्ड ने। भाई रदरफोर्ड ने कहा कि अगर ये तरबूज वाला जो मॉडल है ना, उनका एक नाम से भी आता है तरबूज का मॉडल। अब जब परमाणु वाला पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें लिखा जाएगा जे थॉमसन का तरबूज मॉडल। तो जब उसका था तो ये परिकल्पना वाला सिस्टम पर ध्यान दिया रदरफोर्ड और उनके 2 शिष्यों ने। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई ये परिकल्पना बनाए हैं, क्या हकीकत में ऐसा है? तो उन्होंने क्या कहा था, लाइन फिर से मैं दोहरा देता हूं। जे थॉमसन ने क्या कहा था? जे थॉमसन ने कहा था कि तरबूज में जिस प्रकार से बीज बीच में धंसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ठीक उसी तरह से धंसे रहते हैं और बाहरी आवरण और रेड हिस्सा
उस पूरे परमाणु का प्रोटॉन होता है। ये जे थॉम्सन का वाक्य था और बाद में नियम बन गया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये किया कि उन्होंने सोचा कि अगर ये पूरा का पूरा परमाणु धनावेशित है और तो अगर मैं इस पे कोई छोटा धनावेशित फेंकता हूं तो धनावेशित को क्या करेगा? प्रतिकर्षण कर देगा। धनावेशित पद को क्या कर देगा? प्रतिकर्षण कर देगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक सोने के पत्थर ली जिसकी मोटाई बहुत कम ली। सोने के पत्थर इसलिए ली कि उसको पीट के बहुत पतला किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस किसी भी धनावेशित भाग पर अगर छोटा धनावेशित भाग फेंक के बेचता हूं या बहुत तेजी से बेचता हूं तो वो उस पूरे छोटे छोटे धनावेशित भागों को प्रतिकर्षण कर देगा। तो कहा कि चलो भाई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं है, जो जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल है वो सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब उन्होंने अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। तो इससे क्या चीज समझ में आई कि जो जे थॉम्सन ने परमाणु मॉडल बना रखा था ना वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला था कि बाहरी हिस्सा धनावेशित भाग है और जो बहुत ही कठोर होता है, अगर कठोर होता है तो ये सारे के सारे हीलियम नाभिक जो कि पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, वो सीधे कैसे निकल गए? देखो, परमाणु वाला जो कंसेप्ट लिए हैं वो बहुत लंबा खींचेगा, लेकिन कहने का मतलब इन चारों चीजों को समझ में आया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज का क्रमबद्ध परीक्षण करते हैं, फिर परिकल्पना का निर्माण करते हैं जिस तरह जे थॉम्सन ने बनाया। फिर अब रदरफोर्ड भी इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड भी अपना एक परिकल्पना बनाएंगे और उस परिकल्पना का वो परीक्षण करेंगे या नहीं करेंगे तो भविष्य के गर्भ में है। तो ये चार चीजें हैं वैज्ञानिक विधि में, क्रमबद्ध परीक्षण, परिकल्पनाओं का निर्माण और निष्कर्ष। किसी भी सिद्धांत तक पहुंचने से पहले इन चार प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यानी कोई भी भौतिक का नियम जो भौतिक में पढ़ोगे वो इन चार चीजों से बनकर आया होगा, या कुछ जो इन नियमों से बनकर नहीं आया होगा, जिसमें का छूटा होगा, यकीन मानो उसमें कुछ न कुछ तो गलती होगी। जैसे जॉन डाल्टन एक्सपेरिमेंट किए, परिकल्पना बनाए, अपने परिकल्पना या तो कह सकते हैं कि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बेचारे ने जितना खोजा अच्छा था। ठीक है, इसके बाद जे थॉम्सन की अपनी गलती की, उसको अपना परिकल्पना का निर्माण नहीं कर पाए। ठीक है, फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को काट दिया। फिर अपना बनाएंगे, अपना भी बनाएंगे तो जरा देखना भविष्य में कैसा बनाएंगे, जब अगले किसी चैप्टर में, परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा तब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है, तो आई होप कि मैं इसको बहुत अच्छे से डील कर सकता हूं। एक साइंटिस्टों की जो सोच थी उस समय, मैं उस सोच को आपको पकड़ के दे सकता हूं। तो कहने का मतलब है, उतना पीछे नहीं जाते हैं, अभी भविष्य में आगे नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं इन चार टॉपिकों की। तो कि कोई भी जो नियम होते हैं इन चार टॉपिक से गुजर के ही बनते हैं। तो ये चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप कि ये जो चीज है वैज्ञानिक विधि आपको समझ में आई होगी। परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे परिभाषा आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो डोंट वरी, जब परीक्षा हाल में पूछा जाएगा तो आपको परिभाषा ही लिखना है, जो समझाया हूं वो नहीं लिखना है। पर साइंस को अगर बेहतर तरीके से समझना है तो ज्यादा एग्जाम्पल लेके समझा जाए तो और आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि फिजिक्स या केमिस्ट्री परिभाषाओं से नहीं बनती, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बनती है, जो आपको फिजिक्स को समझने में बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब देखते हैं विज्ञान की अन्य शाखाओं से भौतिकी का संबंध, जिसमें से पहला है गणित से भौतिकी का संबंध। तो अगर आपने क्लास 9th या 10th की भौतिकी पढ़ रखी है तो क्लास 10th में आपने दर्पण सूत्र से किया होगा जहां तक उम्मीद है, और क्लास 9th में गति के तीनों सूत्र से किए होंगे। तो एक बात बताइए, अगर उन सूत्रों का निर्माण आपने कैसे किया विदाउट गणित के फार्मूलाज या गणित के सिद्धांतों के बिना?
नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर फिजिक्स के सूत्रों का निर्माण करना है तो गणित की आवश्यकता होगी। यानी यूं कह सकते हैं कि जो गणित है वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है आपके फिजिक्स की। तो इन दोनों के रिलेशन आपको बखूबी मिलते चलेंगे। या यूं कहूं कि इस चैप्टर के बाद जो न्यू चैप्टर आएगा आपको गणित के बहुत सारे फार्मूले जानने पड़ेंगे जो फिजिक्स में बार बार अप्लाई होंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसमें गणित के बहुत सारे सूत्रों को आपको पढ़ाना पड़ता है, ताकि इंटर के भी फार्मूले होते हैं, टेंथ के भी फार्मूले होते हैं, ज्यादातर इंटर के फार्मूले होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है ना कि पूरी की पूरी फिजिक्स इन बेस है फार्मूलों पर, ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित के फार्मूलों पर बेस है। तो इसके बीच में बहुत ही अच्छा, या यूं कह लीजिए कि जननी मानी जाती है फिजिक्स गणित की। ठीक है, अब दूसरा है रसायन विज्ञान से भौतिकी का संबंध। अभी मैं जो एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा था, रदरफोर्ड या जे थॉमसन, वो उस समय केमिस्ट्री की खोज नहीं कर रहे थे, वो फिजिक्स से रिलेटेड चीज खोज कर रहे थे। पर निर्माण किसका हुआ? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। उसके बाद सिद्धांत किसका बना? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। कहने का मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन फिजिक्स के तहत कर रहे थे, बट किस चीज का उन्होंने हाइपोथेसिस बना रखा? केमिस्ट्री में जो वैसे मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है दोनों चीजें, लेकिन कहने का मतलब सीधा सीधा है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। हाँ, बशर्ते कि जो शुरुआती टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के वो फिजिक्स से रिलेटेड है, बाद की जो टॉपिक्स हैं वो ओनली केमिस्ट्री हैं। लेकिन जो फिजिक्स का निर्माण जो केमिस्ट्री का निर्माण करता है वो कौन करता है? फिजिक्स करता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात आज कर पाते हैं तो वो किसकी देन है? फिजिक्स की देन है, केमिस्ट्री की तो देन नहीं है ना। केमिस्ट्री में तो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो फिजिक्स वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी फिजिक्स को खोज रहे थे, पर हो गया केमिस्ट्री की भी जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जीव विज्ञान से भौतिकी का भी संबंध। एक बात बताओ, कभी 10 में आपने सूक्ष्मदर्शी का यूज किया है? क्यों करते हो सूक्ष्मदर्शी का? किसी भी छोटी चीज या छोटी आकृति को बड़ा करके देखने के लिए। सिंपल, माइक्रो, बहुत सारे तरह के सूक्ष्मदर्शी हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। तो अगर मुझे उन छोटी चीजों को अपनी आंखों से देखना हो जो दिखाई नहीं दे सकते, ये बताओ क्या संभव है? ये भौतिकी की ही देन है जो उस हम यंत्र को बना पाए जिसके वजह से हम बायोलॉजी की चीजों को आसान कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि इसके बीच में संबंध समझ में आ गया होगा। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान मतलब ये जो ग्रह, नक्षत्र, बाकी जो चीजें हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं कि हमको ये कैसे पता चलता है कि हमारा जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, या जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाता है? कैसे? किसी को दिखाई देता है? डेली एक चीज दिखाई देता है, सूरज इधर पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, ये हमें दिखाई देता है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते, ध्यान से सुनना, हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है? हम ये क्यों आज मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमें आखिर ये पता कैसे चला। तो जो पहले के जो दार्शनिक लोग थे, दार्शनिक ही बोल सकते हैं उन लोगों को, साइंटिस्ट नहीं, वो लोग बहुत भूगोल यानी भौतिक चीजों, भौगोलिक चीजों की खोज कर रहे थे। तो लोग जानना चाह रहे थे भाई ये सूर्य कैसे चल रहा है पृथ्वी चारों। वैसे भी गैलीलियो से पहले के जो लोग थे या जो भी उस समय के लोग थे बस यही जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही, बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन बाद में गैलीलियो ने एक सिद्धांत दिया, नहीं, ये सापेक्षिक गति का सिस्टम है। हमें ऐसा अनुभव होता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ग्रहों पर, और भी दार्शनिक थे, अरस्तु लोग भी देखते थे। ठीक है, बात नहीं करेंगे वहां पे ज्यादा। आप पढ़ना हो तो दार्शनिक सर्च मार के पढ़िए, अरस्तु, प्लेटो, ये सब बहुत मिल जाएंगे आपको इन ग्रहों से जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो आखिर उन्होंने ऐसा कहा कि
ये जो सूर्य है ना वो चक्कर नहीं लगाता पृथ्वी का, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये उस समय तो टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन हाँ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन था, राजाओं के पास था टेलीस्कोप। तो उससे उन ग्रहों को देखते थे। आज तो बहुत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप है कि यहां से देखो तो चंद्रमा की सतह भी एकदम क्लीन दिखाई देती है। तो अब मैं कहूं कि आज की जो टेलीस्कोप बनी है, दूरदर्शी बनी है, वो क्या कर रही है कि पृथ्वी के आसपास ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, उल्कापिंड जो भी हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है। तो क्या खगोल विज्ञान में इस भौतिकी का देर नहीं है? बिल्कुल है। इसका तो तुम लोग एकदम डेली यूज करते हो, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। भौतिकी, एक बात बताओ, अभी जिस मोबाइल पे वीडियो देख रहे होगे या जिस लैपटॉप पे या कहीं भी देख रहे होगे, वो कैसे बना है? एक क्वेश्चन बताओ बस। तो कहोगे विज्ञान की देन है। विज्ञान भौतिकी के देन है ज्यादातर, टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से ही टेक्नोलॉजी का ज्यादातर निर्माण होता है। और याद रखो, अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर तरीके से जानना है तो मॉडर्न फिजिक्स पे बहुत ध्यान देना, और केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टरों पे जो फिजिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, तुम्हारे जड़ को मजबूत बनाएगा। तो जो मोबाइल चलाते हो, टीवी देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, तुम्हारे घर में ज्यादातर चीजें भौतिकी की देन है। जो निर्माण है, पंखा, कूलर, फ्रिज, सब यूज कर रहे हो। अगर फिजिक्स नहीं होती तो बनता नहीं बनता। तो इसका तो बहुत ही ज्यादा फिजिक्स से रिलेटेड है। और इसमें यहाँ पे बहुत सारे नाम भी हैं, और किस सिद्धांत पे काम करते हैं, किस फिजिक्स के सिद्धांत पे काम करते हैं, उनका बायोडाटा भी दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, दूरसंचार प्रणाली है। तो ये किस भौतिकी के किस सिद्धांत पे काम करता है? कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पे। तो मैं इस पूरे टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। कहने का सीधा मतलब ये है कि इसमें इसका तो आजू बाजू बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आप लोगों के पास। बात करते हैं भौतिकी तथा समाज की। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इस भौतिकी समाज को कोई दिशा दिया? आप क्या जो ठीक है, पहले लोगों को समझाते हैं। मैं कहूँ कि अगर आपके पास आज ट्रेन, बसेस, कार, बाइक्स और आपको यहाँ से अमेरिका जाना, तो कितने दिनों में पहुंचेंगे? हो सकता है अभी लॉकडाउन की वजह से लोग दूर जाए तो दिल्ली या कहीं आ रहे हैं तो 15 दिन के आ रहे हैं, समय होंगे। तो क्या इस स्थिति का अनुभव आप कर पा रहे हैं कि ये चीजें नहीं होती? मुझे या आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आप कितना दिन लग सकता? घोड़े से जाते तब भी आपको दिन लग जाता, बीच में खाना नहीं मिलता, ऐसी मुसीबत में क्या होगा? कोई ठीक तो नहीं, मतलब है कि पहुंचा रही हैं जो, तो जिससे और आपको ठीक है समाज बेहतर बना रही है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, अगर आज लाइट नहीं होती तो ज्यादातर आपका काम रुक जाता है। फ्रिज में, गर्मियों में आप लोग फ्रिज में कुछ चीजें रख के ठंडा करके पीते हो पानी में, वो नहीं होता। पंखे से हवा नहीं मिलता, आराम से पंखा चालू करके, कूलर चालू करके सो जाते हो, एसी भी चालू करके सो जाते हो, ये सब नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि ये जो भौतिकी है आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही नहीं डाल रही है? डाल रही है। यानी अगर कहें आज वास्तविकता के तौर पे, तो हमारे जो जीवन है पूरी तरह भौतिकी पर आधारित है।